हेलो एवरीवन, आइए अब हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 19 को कंप्लीट करते हैं जो हमने लास्ट वीडियो में स्टार्ट किया था। आर्टिकल 19 फंडामेंटल राइट्स के अंदर यानी पार्ट थर्ड के अंदर आता है। पिछले वीडियो में हमने आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए को देखा था जो कि फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन के बारे में बात करता है। यानी आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए बात करता है स्पीच और एक्सप्रेशन की फ्रीडम के बारे में। बी बात करता है कि हम असेंबल कर सकते हैं लेकिन इसकी दो शर्तें हैं। पहला तो पीसफुली होना चाहिए, दूसरा वो विदाउट आर्म्स होना चाहिए। यानी हम नॉन वायलेंट तरीके से असेंबल होकर अपनी बात रख सकते हैं। तीसरा, हम एसोसिएशंस बना सकते हैं और यूनियंस बना सकते हैं और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बना सकते हैं। ठीक, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का जो इसमें मेंशन किया गया है ये 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2011 में किया गया था। ठीक, डी है कि हम कहीं भी फ्रीली मूव कर सकते हैं थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। यहाँ पे टेरिटरी टर्म यूज हुआ है, ये भी ध्यान दिया जाएगा, यूनियन नहीं लिखा हुआ है। ठीक, अब सब क्लॉज ई क्या है? ये बताता है कि हम रिसाइड या सेटल हो सकते हैं किस टेरिटरी, इंडिया की किसी भी टेरिटरी में। मूव फ्रीली का मतलब है कि हम टेम्परेली वहाँ पे एक तरह से घूम सकते हैं। ठीक, रिसाइड और सेटल में भी ये डिफरेंस है। सेटल का मतलब हम परमानेंटली कहीं सेटल हो रहे हैं या रुक रहे हैं, रिसाइड का मतलब टेम्परेरी बेसिस पे हम वहाँ रुक रहे हैं कुछ दिन के लिए, कुछ महीनों के लिए, जो भी है उसका। ठीक, सिमिलरली एफ जो था, एफ रिपील कर दिया गया 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से जो कि 1978 में आया था और ये राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में बात करता था। ठीक, जी क्या है कि हम कोई भी प्रोफेशन प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई भी ऑक्यूपेशन कैरी कर सकते हैं, ऑक्यूपेशन या ट्रेड। सिमिलरली कोई भी बिजनेस कर सकते हैं। ये आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी हमने आर्टिकल 15 में भी मेंशन किया हुआ था जब हम उसको पढ़ रहे थे। अब इसमें जो बाकी हैं क्लॉजेज, क्लॉज 2, क्लॉज 3, क्लॉज 4, क्लॉज 5 और क्लॉज 6, ये जो क्लॉजेज हैं यानी आर्टिकल 19 के जो क्लॉजेज हैं ये सारे रेस्ट्रिक्शंस के बारे में बात करते हैं, यानी रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज करते हैं। आर्टिकल 19 क्लॉज 2 इम्पोज करता है आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए पे। सिमिलरली सब क्लॉज बी पे, सब क्लॉज सी पे, सब क्लॉज डी पे और ई पे। एफ तो रिपील हो गया तो आर्टिकल जी पे ये रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज करते हैं, यानी यहाँ मेंशन है कि किस किस ग्राउंड्स पे हम उसको रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। ठीक, अब आते हैं इन आर्टिकल्स को आराम से समझते हैं। इसमें या ये कहेंगे कि ये आर्टिकल तो एक ही है, इन सारे क्लॉजेस और सब क्लॉजेस को यहाँ पे समझते हैं। अब आर्टिकल 19 क्लॉज ए, क्लॉज 1 सब क्लॉज बी में असेंबल करने की बात की गई थी, जो कि मैंने बताया पीसफुली और विदाउट आर्म्स, यानी आर्म्स नहीं है, हमें पीसफुली करना है। इसका मतलब ये है कि हम मीटिंग्स होल्ड कर सकते हैं, हम प्रोसेशन निकाल सकते हैं। ठीक, अब इसको ये भी माना जाता है कि ये एक कॉरोलरी है, यानी एक एक्सटेंडेड वर्जन है आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए का। जो एक्सप्रेस करने की बात कर रहा था फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन, वो एक तरह से यहाँ पे भी है। हम मीटिंग्स कर रहे हैं या प्रोसेशन निकाल रहे हैं तो भी जो हम असेंबल हो रहे हैं तो अपनी बात कहने के लिए तो हो रहे हैं, यानी हम एक्सप्रेस ही कर रहे हैं अपनी बात को। तो ये एक तरह से लॉजिकल एक्सटेंशन है उस आर्टिकल का, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए का। ठीक, आर्टिकल 19 क्लॉज 3 रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज करता है, जैसे कि मैंने बताया आर्टिकल 3, आर्टिकल 19 क्लॉज 3, क्लॉज 4, क्लॉज 5, क्लॉज 6, ये सारे रेस्ट्रिक्शन इम्पोज करते हैं और अलग अलग इसके क्लॉजेस के। ठीक, या सब क्लॉजेस में, सॉरी। तो कौन कौन से ग्राउंड्स मेंशन है यहाँ पे? दो ग्राउंड मेंशन है जिससे हम इम्पोज करते हैं रेस्ट्रिक्शन आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज बी पे।
क्या क्या ग्राउंड्स हैं? सॉवरेंटी, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। सॉवरेंटी मैंने आपको समझाई थी उसकी मीनिंग, इंटीग्रिटी भी समझाई थी जब हम प्रीएम्बल पढ़ रहे थे, ठीक। और दूसरा पब्लिक ऑर्डर, यानी अगर हम असेंबल हो रहे हैं तो हम किसी तरह से पब्लिक ऑर्डर पे इफेक्ट नहीं कर रहे हैं, ये इसका मेन मोटिव है, ठीक। अब आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी ये बात करता है एसोसिएशन, यूनियन और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में, और मैंने बताया कि ये टर्म आपका 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ये जुड़ा हुआ था इसमें। अब जब हम बात करते हैं एसोसिएशन और यूनियन की, तो किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन हम बना सकते हैं? वो बना सकते हैं कोई भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन या पार्टी, कोई भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन या पार्टी या ग्रुप, उसी तरह कल्चरल बेसिस पे, एजुकेशनल बेसिस पे, एजुकेशनल सोसाइटीज़ जो होती हैं, कॉमर्शियल बेसिस पे, इकोनॉमिक बेसिस पे, कॉमर्स कैरी आउट करने के लिए और इकोनॉमिक बेसिस पे, दूसरा बिजनेस के रिलेटेड, लिटरेरी सोसाइटीज़ होती हैं एट्सेट्रा। अब इसकी कंडीशन एक ही है कि ये इलीगल नहीं होनी चाहिए, यानी आपने कोई इलीगल एसोसिएशन या यूनियन या ऑर्गेनाइजेशन नहीं फॉर्म किया, ठीक। अब सॉरी, अब सुप्रीम कोर्ट का ये मानना है कि जो राइट टू पॉलिटिकल एसोसिएशन है, ये किसी भी तरह का फंडामेंटल राइट नहीं देता है आपको कि आप स्ट्राइक कर सकें, यानी यूनियन तो आप फॉर्म कर सकते हैं, ट्रेड यूनियंस, लेकिन आपको कोई फंडामेंटल राइट नहीं है स्ट्राइक करने का, वो एक तरह से लीगल राइट है जो हम उसको बाद में देखेंगे, ठीक। और ये जो राइट है ये पार्लियामेंट्री लॉ या पार्लियामेंट लॉ के थ्रू इसको रेस्ट्रिक्ट कर सकता है आर्म फोर्सेस के लिए, यानी अगर आर्म फोर्सेस भी इसी तरह एसोसिएशंस बना लेंगी और प्रोटेस्ट करने लगेंगी, स्ट्राइक करने लगेंगी, तो ये एक तरह से समस्या वाली बात है, इसलिए पार्लियामेंट उसको रेस्ट्रिक्ट कर सकता है। और इसी के लिए उसने अलग अलग एक्ट्स बनाए हुए हैं, जैसे आर्मी एक्ट, नेवी एक्ट, आर्म फोर्सेस एक्ट एक्सेट्रा, पार्लियामेंट्री हो गया, पुलिस एक्ट हो गया, सॉरी पुलिस एक्ट हो गया, आर्म फोर्सेस एक्ट हो गया, ठीक। अब इसका मतलब क्या है, ये कोई एसोसिएशन नहीं बना सकते? ऐसा नहीं है, आर्म फोर्सेस बना सकते हैं लेकिन नॉन पॉलिटिकल एसोसिएशंस। और ये क्यों? क्योंकि ये एंगेज है हमारे देश की सिक्योरिटी के लिए, मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर के लिए, तो अगर यही प्रोटेस्ट करने लगेंगे तो चीज़ें गड़बड़ हो सकती हैं, तो ग्रीवेंस रिड्रेसल के और भी तरीके इनको दिए हुए हैं। अब आते हैं आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज डी पे। ये क्या कहता है? ये कहता है कि हम थ्रू आउट द टेरिटरी इंडिया के कहीं भी फ्रीली घूम सकते हैं, यानी हम फ्रीली घूम सकते हैं थ्रू आउट द टेरिटरी, यानी हम सारे पार्ट्स हो देश के, और कहीं भी हो सॉरी कभी भी कहीं भी और किसी भी तरह घूम सकते हैं, ठीक। लेकिन इसमें भी एक ये बात है कि हम इससे ये इंश्योर कर रहे हैं कि नेशनल फीलिंग जो है वो बनी रहे, यानी पूरा देश हमारा है, हम कहीं भी जाके घूम सकते हैं बिना किसी रोक टोक के। लेकिन इसमें भी दिक्कत ये है कि रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस दिए हुए हैं, वो भी दो, जनरल पब्लिक का इंटरेस्ट हो, और अगर हम इंटरेस्ट बात करें शेड्यूल ट्राइब्स के, ये दो ग्राउंड है, यानी शेड्यूल ट्राइब का इंटरेस्ट में ध्यान देना और जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट को देखते हुए कुछ रेस्ट्रिक्शंस इन पे इम्पोज किए जा सकते हैं। अब एग्जांपल क्या है, जैसे जनरल पब्लिक का इंटरेस्ट है, इसी इसी की वजह से जो एड्स द्वारा अफेक्टेड लोग हैं उनके मूवमेंट पे रेस्ट्रिक्शन इम्पोज किया जा सकता है। और जैसे शेड्यूल ट्राइब्स की बात करें तो जो इनर लाइन परमिट है उसकी बात कर लें, तो ये जो है रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज करते हैं इस आर्टिकल को एक्सरसाइज करने में।
ठीक। अब जब फ्रीडम ऑफ मूवमेंट की बात आती है तो दो तरह की मूवमेंट है। एक इंटरनल, यानी विद इन द कंट्री कहीं भी जा सकते हैं, और दूसरा एक्सटर्नल, यानी हम देश के बाहर कहीं जा सकते हैं। ठीक। अब आर्टिकल 19 सिर्फ और सिर्फ इसको कवर करता है। तो इसका मतलब ये है कि मैं देश के बाहर तो जा सकता हूँ, तो क्या मैं वापस भी आ सकता हूँ? यानी इंटरनल हमने कवर कर लिया, एक्सटर्नल भी एक तरह से कवर्ड है कि हम बाहर तो जा सकते हैं, लेकिन रिटर्न की बात आर्टिकल 19 में नहीं कही गई है। ये आर्टिकल 21 द्वारा इम्प्लाई की जाती है, क्योंकि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के अंदर वो आता है। ठीक, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखिएगा। अब आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ई की जब बात करें तो ये राइट देता है रिसाइड करने के लिए और सेटल करने के लिए। जैसा कि मैंने समझाया कि रिसाइड एक टेम्परेरी बेसिस पे आप कहीं रुकते हैं, और सेटल का मतलब परमानेंटली आप वहाँ पे रुकते हैं। ठीक, यानी वो सर्टेन जो पीरियड है उसके हिसाब से है। अब आइए इसको स्लाइड्स में देख लेते हैं कि मैंने क्या क्या मेंशन किया हुआ है। अब इसकी रेस्ट्रिक्शंस को देख लेते हैं। रेस्ट्रिक्शंस किस बेसिस पे इसमें इम्पोज किया गया है? रेस्ट्रिक्शंस, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस, इसमें भी दो ही ग्राउंड हैं। जनरल पब्लिक का हमें इंटरेस्ट देखना है, और शेड्यूल ट्राइब्स का हमें इंटरेस्ट देखना है। तो जैसे हम कह सकते हैं कि जो हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं वो हो गए, या प्रोस्टिट्यूट्स हो गए, तो इनका एक तरह से बैंड है, ये जो आर्टिकल में राइट दी हुई है। ठीक है, इसको एक्सरसाइज करने के लिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, या एक तरह से बैंड दी है वो। ठीक। सिमिलरली जब इनको देखें शेड्यूल ट्राइब्स को, तो इन्हें अपनी जो प्रॉपर्टी है उसको रेगुलेट करने के लिए राइट्स दी गई हैं। अगर आप शेड्यूल 5, शेड्यूल 6 की जो स्टेट्स हैं उसको देखें तो, यानी अपने कस्टमरी लॉज और उसको फॉलो करते हैं बिना किसी रोक टोक के। अब आते हैं आर्टिकल 19 क्लॉज एफ पे, जो कि बात करता है राइट टू प्रॉपर्टी की। जैसा कि मैंने बताया कि वो फंडामेंटल राइट अब हटा दिया गया है 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, और उसे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया गया आर्टिकल 300A में। ठीक। अब आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज जी पे आते हैं, जो कि राइट टू अवोकेशन देता है। राइट टू अवोकेशन का मतलब ये है कि कोई भी इंसान अपने मन से प्रोफेशन चूज प्रैक्टिस कर सकता है, कोई भी ऑक्यूपेशन चूज कर सकता है, कोई भी बिजनेस और ट्रेड कर सकता है। ठीक। लेकिन स्टेट इसमें इस आर्टिकल को रेगुलेट करने के लिए स्टेट क्या है, वो नेसेसरी क्वालिफिकेशन इम्पोज कर सकता है, यानी प्रिस्क्राइब कर सकता है, सॉरी, नेसेसरी क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब कर सकता है, और स्टेट किसी भी ऐसे ट्रेड को या बिजनेस को ओवरटेक कर सकता है, या टेक ओवर कर सकता है, जो कि उसे लगता है कि पब्लिक इंटरेस्ट में उसे ले लेना चाहिए। ठीक। अब इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल 301, यानी आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज जी भी ट्रेड की बात करता है, और आर्टिकल नंबर 301 भी ट्रेड की बात करता है। लेकिन आर्टिकल 301 इंटर स्टेट ट्रेड की बात करता है, पहली बात तो ये। ठीक। अब ये सिटीजन्स को सिर्फ राइट है आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज जी, जबकि आर्टिकल 301 ये कोई भी फॉरेनर भी इंजॉय कर सकता है। ठीक। जैसे कि मैंने इसमें लिखा हुआ है कि आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज जी इज अ फंडामेंटल राइट जो कि सिटीजन इंजॉय करते हैं, और आर्टिकल 301 एक फंडामेंटल राइट नहीं है, और ये कोई भी इंडिविजुअल है जो इंजॉय करता है, जो एंगेज है एक तरह से गुड्स और कमोडिटीज़ की मूवमेंट अक्रॉस द बॉर्डर्स पे। ठीक। बाकी मैंने कहा कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को ही कवर कर रहे हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन में जितनी भी चीज़ें थी आर्टिकल 19 अब वो कंप्लीट कर दिया मैंने। आर्टिकल 19 क्लॉज 1, आर्टिकल 19 क्लॉज 2, 3, 4, 5, 6 ये जो रिस्ट्रिक्शन है
ये भी मैंने कवर कर दिए हैं। बाकी आपकी कोई भी क्वेरी या सजेशन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आई होप आप इन्जॉय कर रहे हैं मेरी क्लासेस को, और बिना किसी झिझक के आप कोई भी अपना रिव्यू दे सकते हैं मुझे। थैंक यू सो मच।